So we were discussing this regeneration in this annular amphibian Genopus. Here, the tail regeneration bird is consisting of आपका notochord bird, Nivalampulla and Blastema. This bird. और सेल लिनिएज एनालिसिस से पाया गया यह कि सिंपल मैकेनिज्म है, यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कि लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स जो लोकलाइज्ड हैं इनके स्पाइनल कॉर्ड में, नोटोकॉर्ड में और मसल्स में भी, मसल्स के भी प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है, इसका लार्वल स्टेज पर है, तो मसल में भी चल रहा है, मसल के प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, तो ये अभी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही है, तो इसको समझना आसान है। ओके, इसका लॉजिक, क्योंकि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है, बहुत सारे प्रोजेनाइटर सेल्स हैं इसके पास ऑलरेडी पहले से, स्पाइनल कॉर्ड में है, नोटोकॉर्ड में है, मसल्स में है, एंड दोज lineage restricted progenitor cells localized in spinal cord, notochord and muscles of this organism, they migrate to form the three components of the regeneration bud respectively. यानी स्पाइनल कॉर्ड के प्रोजेनाइटर सेल्स स्पाइनल कॉर्ड बना देंगे, क्योंकि टेल में स्पाइनल कॉर्ड भी है, वो रीजनरेट होना चाहिए, तो स्पाइनल कॉर्ड बना देंगे, नोटोकॉर्ड के प्रोजेनाइटर सेल्स नोटोकॉर्ड बनाएंगे, इस पर मसल के प्रोजेनाइटर सेल्स मसल बना देंगे इस रीजनरेशन बड में, और इसकी वजह से व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट द रीजनरेशन ऑफ दिस टेल इज टेकिंग प्लेस. सो हियर what you are seeing is the activation of resident progenitor cells is the principal mechanism for tail regeneration. तो यहाँ पर mechanism what number 1 is responsible, 2 3 लिख देता हूँ, इसमें भी mechanism number 1 is responsible, in this mechanism number 1 is responsible, in this mechanism number 2 and 1 both responsible. Here the mechanism number 2 is not needed because this is already under embryonic development, इसका metamorphosis हो रहा है, बहुत ही ज्यादा संख्या में इनके पास lineage restricted progenitor cells, stem cells इसके पास हैं, इसका स्पाइनल कॉर्ड अभी बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास भी नोटोकॉर्ड बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टैडपोल लार्वल स्टेज पर है, वो ऑलरेडी है, मसल्स बन रहा है, डेवलप हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है, वो भी है उसके प्रोजेनाइटर सेल्स, आपने कट कर दिया, ओके, एपिडर्मल प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, सारे तरह के जितने भी सेल्स और टिश्यू हैं उनके प्रोजेनाइटर सेल्स आर प्रेजेंट इन एबंडेंट नंबर. Therefore, de-differentiation is not required here. Got it? Yes, sir. अब आइए इसमें जेब्रा फिश और जेब्रा फिश हार्ट. अब देखिए दिस इज प्रिमिटिव, हम इसे ये कॉम्प्लेक्स वाला पहले जिक्र करेंगे. इट इज प्रिमिटिव देन दिस जेब्रा फिश, सो इट हैज great regeneration power. Okay, zebra fish has a robust natural capacity for heart regeneration also. If you surgically remove, इसको पिक्चर नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर कर दो, दिख रहा है नीचे आपको? Yes, sir. Yes, sir. जूम कर लेते हैं वो, नहीं हम लोग भी कर लेते हैं जूम, उससे भी हो जाता है. तो हम जूम इसलिए नहीं करते, मुझे लिखने की जगह मिल जाती है इसलिए. चलो चलो तो
ठीक है, यहाँ हम कर ले रहे हैं छोटा, तो इधर मेरे को यहाँ पर लिखने का जगह मिल जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि जेब्रा फिश के पास भी बहुत ही मतलब कैपेसिटी है, नेचुरल कैपेसिटी है इनके पास रीजनरेशन का। अगर इनके हार्ट को हम सर्जिकली एक्साइज करें, रिमूव करें 20% हिस्सा तक, 20% से ज्यादा करोगे तो वो उसका हार्ट खराब हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा, वो हार्ट डिफेक्ट से मर जाएगा। लेकिन 20% तक चलेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन और बाकी बचा हुआ हिस्सा ही बना लेगा। तो 20% इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कीजिए। तो यू विल गेट, if you remove the 20% of its ventricle, the zebrafish heart regenerates completely without scarring, बिना कोई वहां निशान बने हुए, स्कार बने हुए। आपको पता नहीं चलेगा अगर बाद में इसको फिर ऑपरेट करके निकालो हार्ट को, रीजनरेशन ओरिजिनल एकदम विदाउट स्कैरिंग, इट विल फॉल। तो अब इसमें सेल कहां से आए, इसका भी स्टडी हुआ। जेनेटिक फेट मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हमें पता लगा कि सेल्स इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, द सेकेंड वन डी डिफरेंशिएशन। एक मैकेनिज्म डी डिफरेंशिएशन इज रेस्पॉन्सिबल हियर, यानी डी डिफरेंशिएशन हुआ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोमायोसाइट्स का। जो कार्डियोमायोसाइट्स प्रेजेंट थे यहाँ पर बचे हुए हार्ट के पोर्शन में आगे की तरफ, those pre-existing cardiomyocytes went to they go towards de-differentiation. Okay, and this de-differentiation is the primary mechanism for this regeneration of heart in zebrafish. This is the primary mechanism, de-differentiation. तो एम्पुटेशन कर देने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि कार्डियोमायोसाइट्स जो है, कार्डियोमायोसाइट्स जो कह रहे हैं मतलब कार्डियक सेल्स हैं, ओके, कार्डियक मसल सेल्स, ठीक। इन सेल्स के अंदर जो है मसल फाइबर्स हैं, and they are differentiated cells, terminally differentiated cells. So cardiomyocytes are laden with the muscle fibers पूरा। अब कार्डियोमायोसाइट्स जो इस इंजुरी साइट के नजदीक हैं, they will become active after the injury, after the amputation, and these cardiomyocytes display characteristics of de-differentiation, and they go de-differentiation. Characteristics de-differentiation का शो करते हैं। जैसे de-differentiation का characteristics क्या मतलब है, कोई भी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, वो अगर de-differentiation होगा तो जिस वजह से वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, जैसे कि यहाँ पर कार्डियोमायोसाइट्स, किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक मसल फिलामेंट्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। आपके स्किन सेल्स, केराटिनोसाइट्स और कोइनोसाइट्स आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। कोइनोसाइट इज अ टाइप ऑफ केराटिनोसाइट
किरेनोसाइट्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया केराटिन तो कोइनोसाइट कहलाता है. दैट ऑल इज ऑल्सो डिफरेंट टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल. तो अगर इन सेल्स के अंदर क्यों है, इसका फीचर क्यों क्या है टर्मिनल डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट क्या है केराटिन. तो अगर केराटिन की मात्रा इन सेल्स में कम हो जाए किसी एक मैकेनिज्म के द्वारा, यानी डाउन रेगुलेशन हो, केराटिन प्रोटीन को का प्रोटियोलाइसिस हो, प्रोटीन डिग्रेडेशन हो, और फिर से वो सेल के अंदर वो केराटिन की मात्रा कम हो जाए, तो इसको कहेंगे हम लोग कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक है डी डिफरेंशिएशन का. तो डी डिफरेंशिएशन में तो यहां जो हो रहा है डी डिफरेंशिएशन कार्डियोमायोसाइट्स का, कार्डियक मसल फाइबर्स जो है इन सेल्स में उनका लेवल कम हो जाता है और बहुत ही कम हो जाता है, और वो सेल्स जो है अब कार्डियक प्रोजेनाइटर सेल्स कहलाएंगे. ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? क्योंकि इन सेल्स के अंदर सार्कोमेरिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, और उन सार्कोमेरिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के लेवल जो कि डिफरेंशिएटेड था, वो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में थे. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया गया, तो दिस इज दे आर डी डिफरेंशिएटिंग. सिर्फ यही साइन नहीं है डिफरेंशिएशन का, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. Another one is the expression of transcription factors. Various types of transcription factors also occurs during de-differentiation. इसमें भी सेम हुआ, de-differentiation में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगेंगे. ओके, यहाँ भी de-differentiation जो हो रहा है उसमें जिस वजह से वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स है, जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से या किसी एक कोई स्ट्रक्चर की वजह से, दैट विल बी eliminated and the cell will be differentiated. So transcription factors भी एक्सप्रेस होते हैं इनके, क्योंकि इस डेवलपमेंट में, इस हार्ट के डेवलपमेंट में बनने में आपका these transcription, some of the transcription factors are required. तो these transcription factors, वो बहुत तरह के transcription factor genes हैं. So these are belonging to basically developmental transcription factor. One type of developmental transcription factor, that is GATA binding protein. यानी डीएनए में जहां गाटा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस पर यह प्रोटीन बाइंड कर जाता है. कौन सा? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है, अगर ये एक्सप्रेस हो गया है तो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा. यह भी देखा गया है इनमें कि ट्रांस डिफरेंशिएशन भी होता है. Not only de-differentiation alone is responsible for the regeneration of heart. Third mechanism, trans-differentiation, is also contributing. Okay. कैसे? Okay. Stop, Siri.
तो ट्रांस डिफरेंशिएशन कैसे रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर कि कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा गया है कि वेंट्रिकल कार्डियोमायोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट होते हैं वेंट्रिकल कार्डियोमायोसाइट्स, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट के रीजनरेशन को, ये तो आप अभी देखिए ही। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि कुछ यह भी देखा गया है इसमें कि ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है किसका, एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स का वेंट्रिकल कार्डियोमायोसाइट्स में, एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स का वेंट्रिकल कार्डियोमायोसाइट्स में डायरेक्ट इनका कन्वर्जन है, ट्रांस डिफरेंशिएशन। ओके, और यह ट्रांस डिफरेंशिएशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है रीजनरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इन जेब्रा फिश। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. इसमें फिन कैसे रीजनरेट हो रहा है जेब्रा फिश में, जल्दी से हम, हार्ट में तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड मैकेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फिन के लिए, क्योंकि जेब्रा फिश का जो फिन है वो एक, ये फिन को कट कर दिए, दिस फिन इज बेसिकली ए कॉम्प्लेक्स अपेंडेज, और इस फिन में बोनी फिन रेज हैं, मेसेनकाइमल सेल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और इनको अगर एम्प्यूट कर दिया जाए तो जेब्रा फिश रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है अपने फिन को। कैसे? यहाँ पर ब्लास्टेमा फॉर्मेशन होता है ऑन द कट रीजन। अगेन ब्लास्टिमा सब में केस में देख रहे हैं, अलग अलग जगह ब्लास्टिमा, यहाँ ब्लास्टिमा नहीं बना हार्ट में, यहाँ पर ब्लास्टिमा, लिम्ब में, अपेंडेज में ब्लास्टिमा टर्म है। और ब्लास्टिमा का कंपोजिशन जो है वो स्पीसीज वाइज अलग अलग है, कहीं पर ब्लास्टिमा में सिर्फ स्टेम सेल है, कहीं पर ब्लास्टिमा में स्टेम सेल प्रोजेनाइटर सेल माइग्रेट होकर के आए हैं, और स्टेम सेल प्रोजेनाइटर सेल बने डिफरेंशिएशन से भी। आवाज आ रही है मेरे स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो एम्पुटेशन होने के बाद जेब्रा फिश जो है फिर से बना लेता है अपने फिन को, और इस फिन में ब्लास्टिमा, मतलब यहाँ रिकंस्ट्रक्ट करता है फिन अपने ये ब्लास्टिमा फॉर्मेशन के बाद। इस ब्लास्टिमा में सेल्स कहाँ से आए? तो स्टडीज, सेल ट्रेसिंग स्टडीज have shown that, it has demonstrated us that lineage restricted progenitor cells residing in each of these fin tissues, कौन से टिश्यू अभी नाम लिए थे, क्या क्या है? बोनी फिन रेज है, मेसेनकाइमल सेल्स हैं इन टिश्यूज में, नर्व फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं। ओके, तो इनके प्रोजेनाइटर cells are residing in each type of tissue and they migrate to form the blastema here at the amputation plane. ओके, जैसा कि हम सैलामेंडर में देखे थे। इसमें फिन में जब ब्लास्टिमा फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद बोनी रेज जो बन रहे हैं वो डिफरेंशिएशन प्रोसीजर से बन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिन का रीजनरेशन में द मैकेनिज्म नंबर 1 एंड द मैकेनिज्म नंबर 2, दीज आर रेस्पॉन्सिबल। हार्ट के फॉर्मेशन में मैकेनिज्म नंबर
2 and 3. These are responsible. आया समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो सेल्स जो है वो जिस भी टिश्यू में है, प्रोजेनाइटर सेल्स, फिन टिश्यू, ये माइग्रेट किए ब्लास्टिमा तक एम्पुटेशन प्लेन पर, जैसा कि सैलामेंडर में हम लोग देखे थे, और फिन ब्लास्टिमा फॉर्मेशन जो है हुआ यहाँ पर। और इस फिन ब्लास्टिमा में ना ही सिर्फ माइग्रेशन हुआ है इन प्रोजेनाइटर सेल्स का, इस एम्पुटेशन प्लेन के नजदीक वाले जो सेल्स थे, डिफरेंशिएटेड सेल्स, those cells are undergoing de-differentiation. तो अब देखिए इसमें बोन के फॉर्मेशन में de-differentiation is responsible. क्योंकि bone regeneration in the fin is driven by differentiated osteoblasts. जो नजदीक में osteoblasts हैं, that those osteoblasts undergo temporary de-differentiation. उसके बाद osteoblast has become its respective progenitor cells. They migrate to blastema. They divide rapidly over there, and they then re-differentiate again into osteoblasts. So here, by this mechanism, they are replenishing the cells of its bony structures. Okay. मसल कैसे बना? मसल फाइबर्स में यहाँ बनेंगे। मसल कंपोनेंट ऑफ द फिन कैसे आए? ये जो है मसल जो है वो बना मसल स्टेम सेल्स के एक्टिवेशन से। यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। इनके फिन के बोन के बनने में डी डिफरेंशिएशन इज रेस्पॉन्सिबल। अगर पूछेगा पूरा फिन के रीजनरेशन में क्या कौन कौन मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल, तब लिखोगे दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अगर फिर उसका डिटेल में जाओगे तब लिखोगे आप ये सब पॉइंट्स। पहला तो एक जनरल है, हर टिश्यू से अपने अपने तरह के प्रोजेनाइटर सेल्स आए। चूंकि उनकी संख्या कम है तो इन प्रोजेनाइटर्स को डी डिफरेंशिएट करा करके रैपिडली फिर डिवाइड करा करके फिर उनसे सेल्स लिए जाएंगे। ओके, तो जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बोन के फॉर्मेशन में, ओस्टियोब्लास्ट, दैट ओस्टियोब्लास्ट सेल undergo temporary de-differentiation and then they migrate to this region, blastema. There they divide rapidly. Then after a certain number of cell division, when the cellular need is fulfilled, then those cells present in the blastema, which are the precursor cells of the osteoblast, they differentiate again into the osteoblasts. So far so good, clear. मसल में के केस में मसल कैसे बन रहा है? यहाँ पर मसल किसी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड मसल सेल का इसमें डी डिफरेंशिएशन ना हो करके मसल के स्टेम सेल्स जो हैं वो मसल का फॉर्मेशन करेंगे। नो मसल डी डिफरेंशिएशन इज ऑब्जर्व्ड after fin amputation. Okay, समझ में आ गया? Yes, sir. जेब्राफिश का फिन भी बना दिया आप। अब आप बनाइए मैमल को। बोर हो गए? लास्ट है, पढ़ लें इसको भी। Yes, sir. Okay. जैसा कि आप लोग जानते हैं
मैमल्स में, एग्जाम में अगर आएगा तो ये सब एग्जाम्पल लिखोगे। ओके, मैमल्स में रीजेनरेटिव रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। These responses are quite limited in mammals. लेकिन many mammalian tissues and organs जो हैं, आप जानते हैं कि they rarely regenerate, लेकिन कुछ organs, tissues, इनके पास regeneration power है in mammals. For example, your skin can continually renew and replace, okay, with basal layer cells. When the upper layer cells are sloughed off, the basal layer cells replenishes them, and this is under the normal homeostasis process which is occurring in your body 24/7. ये नॉर्मल प्रोसीजर है। स्किन जो है, सेल्स जो है, अपर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स, दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग स्लाउड ऑफ। उनका पीलिंग ऑफ हो रहा है हर बार, रोज नहा रहे हो, रोज देह रगड़ रहे हो, ऊपर के सेल्स निकलते जा रहे हैं और नीचे से बेसल लेयर से सेल्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग एडेड अप। तो दिस इज द नॉर्मल होम्योस्टेसिस व्हिच इज हैपनिंग। यहाँ कोई इंजुरी नहीं हो रहा है, लेकिन सेल्स जो हैं रिप्लेनिश हो रहे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति हो रही है। व्हाई? बिकॉज एट द बेसल लेमिना, आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, वहां पर स्ट्रेटम जो बेसल है, इन दैट स्किन स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। तो एक तो ये हो रहा है, आपका स्किन में रिप्लेनिश हो रहा है कंटिन्यूअसली 24/7, सेल्स हट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन इस एपिडर्मल लेयर में न्यूरॉन्स भी हैं। न्यूरॉन्स कंप्लीट न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन के लंबे लंबे एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स का लेंथ, एक्सॉन्स क्या है? एक तरह से साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज है, and this structure is supported by the cytoskeleton, a long tube like cytoplasmic projection है एक्सॉन। इनकी लंबाई मीटर्स में हो सकती है। तो हमारे स्किन सेल्स में ऐसे एक्सॉन एंडिंग्स हैं, दे आर सेंसरी इन नेचर, they take the perception of the stimulus such as heat, etc., touch, etc. Okay, and they relay the information of these receptors via these axons. So if the injury occurs, the axon is also cut. So we also have the capacity of this regeneration of the lost part of the axon. Not the entire neuron will be regenerated, will be produced, but if you cut the neuron, axonal region, the axon will be regenerate. Okay. So the peripheral nerves in our body can regrow their axons after injury. Students, are you catching me? Yes, sir. सर मैमल वाला थोड़ा सा फिर से कर। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अभी हम स्किन की बात कर रहे हैं और न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लीवर पर आएंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल होम्योस्टेसिस प्रोसेस चल ही रहा है। स्किन जो है हमेशा वियर आउट हो रहा है और अंदर से ऐड हो रहे हैं न्यू सेल्स। क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स के बनने के, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो बनने के, प्रोजेनाइटर सेल्स जो थे, यानी स्टेम सेल्स जो थे, यानी स्किन स्टेम सेल्स जो थे, दे आर प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द
epidermis. Okay, lower layer of the skin, lower skin layer of the skin. Okay. और साथ ही साथ एक्सोन, जो उस एपिडर्मल लेयर में एक्सोन के एंडिंग्स हैं वो भी तो कट जाएंगे इंजुरी से, तो उनके पास भी एक्सोन भी जो है सो वो रीजनरेट कर जाएंगे, पूरा न्यूरॉन नहीं, एक्सोन। और ये सब कहाँ है, अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये सब हो सकता है। तो पहला आप देख लिए, इन मैमल्स स्किन हैज द रीजनरेशन पावर। सेकेंड, एक्सॉन्स। थर्ड इज लीवर। लीवर पर काफी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, लीवर में कैसे रीजनरेशन पावर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग जान लीजिए। सब लोगों के पास लीवर है कि लीवर के पास एक यूनिक एबिलिटी है, हमारे लीवर के पास रीजनरेट करने का। और यह एक सुटेबल मॉडल है, प्रोटोटाइप है मैमेलियन ऑर्गन रीजनरेशन स्टडी करने का। चूंकि अगर इस रोडेंट के, रैट के लीवर को अगर आप इसको चॉप ऑफ कर दीजिए तो इट विल गेन बैक इट्स ओरिजिनल मास ऑफ द लीवर। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, my lord, it is gaining only the mass, regaining the mass. Before cutting, लीवर का जितना साइज था या जितना भार का था, वेट था, उसको ये रीगेन कर लेता है, मास एंड साइज। तो आप कहोगे फिर अंतर क्या हुआ? यस, देयर इज अंतर। क्या अंतर? They do not gain their cell number. देखिए, सेल नंबर रीगेन नहीं होगा, क्योंकि लीवर के कटने के बाद जब रीजनरेशन होगा तो उस रीजनरेशन पार्ट में जो सेल्स आएंगे, वो सेल्स और ये जो रीगेन किया अपना मास और साइज को लीवर, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है हिपेटोसाइट्स का भी है, सेल नंबर का भी है, क्योंकि कट होने के बाद सेल्स विल रैपिडली डिवाइड एंड दे विल फॉर्म, लेकिन वो उतना सेल नंबर नहीं बनेगा जितना पहले था। ओके, आगे बताएंगे आपको। डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर एक, some of the cells, most of the cells, about 90% of the cells, they keep on dividing, but some of the cells, they don't divide. Instead, they increase their size, cellular volume increases. तो कुछ सेल अपने सेल के आकार को बढ़ा करके, उसके अंदर मटेरियल पैक करके, और कुछ सेल अपने नंबर को डिवाइड करा करके इस लीवर रीजनरेशन को अटेन करते हैं। यानी लीवर कटने के पहले जो स्थिति थी मास और साइज के टर्म में, दे अचीव। ओके, सो इस चक्कर में क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स घट गए लीवर में। समझ में आया स्टूडेंट्स इतनी बात आपको? यस सर। यस सर। देखिए हो क्या रहा है, सर इसीलिए लीवर के कुछ पार्ट को डोनेट भी कर सकते हैं ना? यस, लीवर कैन बी डोनेटेड, बट इसका कोई रीजनरेशन से संबंध नहीं है। इवन हार्ट कैन बी डोनेटेड,
intestine can be donated, eyes can be donated, Kidney can also. kidney. जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस करते जा रहा है, हम लोगों का कैपेसिटी भी बढ़ रहा है जो डोनेट किया जा सकता है। हार्ट भी डोनेट किया जा सकता है अब तो। ओके, और अब तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सर्जन ने इतना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया, मतलब पूरा मैं डिटेल नहीं जानता हूं उसका, लेकिन एक आदमी का मुंडी दूसरे आदमी में फिट कर दिया। पॉसिबल है सर? यस, क्यों नहीं पॉसिबल। इसका मुंडी निकाल के इसमें फिट कर दिया। कुछ देर तक जिंदा भी रहा, ये काम भी किया, फिर मर गया। कुछ टाइम के बाद रिजेक्ट हो गया इसका मुंडी, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखना पड़ेगा डिटेल में क्या क्या हुआ था इसमें, तब कैन आई विल बी able to tell you in detail more about this experiment, but I know that this has been done successfully। बाद में भले मर गया हो, लेकिन हुआ था। सॉरी, आदमी का नहीं, सॉरी, चिंपांजी का। एक चिंपांजी का मुंडी दूसरा चिंपांजी में फिट कर दिया गया और ये कुछ घंटे तक सरवाइव किया। अब देखिए, लीवर में आपका आफ्टर रिमूवल जो है, कितना लीवर को रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम, जिससे कि वो उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बचा हुआ रहे। यानी लीवर को अगर आप 10% रिमूव कर दीजिए तो भी ये रीजनरेट करेगा। 20% रिमूव किए लीवर को, करेगा रीजनरेट? बताइए, एनी गेस? यस, नो, कुछ भी बोल सकते हैं। Yes, sir. Regenerate 30%, will it regenerate? No, sir. No, sir. It will regenerate। यस सर, 50% से ज्यादा होगा तो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। 30% it will regenerate। 50% if you remove the liver, it will again regenerate। If you remove 60% of the liver, will it regenerate? नो सर, नो। मोर देन 50% तो सर फिर ये आई थिंक सेटल हो जाएगा उसके लिए। रुको 1 second। It will regenerate if you excise out 70%, then will it regenerate? अब बताइए। पता नहीं सर। नो सर। It will regenerate आप ही बता दीजिए सर। 80%। 90% कैपेसिटी है लीवर के पास। regenerate 90% sir. 70% onwards it will not regenerate। Till 70% it will regenerate। ओके, तो अगर आप किसी चूहे का